सुप्रभात क्लास 10th। कल की कक्षा ऑनलाइन हुई थी आपकी और उसमें उत्साह कविता पढ़ा रहे थे। पाठ्यक्रम में कटौती हुई है इसकी जानकारी प्रारंभ में ही, क्योंकि सीबीएसई के द्वारा काफी पहले ये सूचना दे दी गई थी कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो काफी कम कर दिया गया है। पाठ्यक्रम कम करने के कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, कारण आपको पता है कि किन परिस्थितियों में पाठ्यक्रम को कम किया गया। ऐसे में जो आपका गद्य है, गद्य से 4 चैप्टर और पद से 4 चैप्टर है। तो पद में सूरदास और तुलसीदास 2 पढ़ाए हैं, लेकिन तुलसीदास अभी फिर से एक बार पढ़ाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद, क्योंकि वो सेकेंड टर्म का आपका पोर्शन है। और फिर निराला पढ़ना, यानी सूरदास, तुलसीदास, निराला और ऋतुराज। अंत में ऋतुराज की एक जो कविता है कन्यादान, वो आपको पढ़ना है। तो सूरदास और तुलसीदास परीक्षा आपकी जब हाफ ईयरली समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद फिर ये दोनों पाठ पढ़ाएंगे। सूरदास और तुलसीदास ये दोनों पाठ फिर से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी परीक्षा के पहले ये निराला जो है ये आपका अर्धवार्षिक के पाठ्यक्रम में है, तो इसको भी बता दे रहे हैं। अभी पाठ्यक्रम देखिए अर्धवार्षिक और पूरा करके कुछ है नहीं, क्योंकि 4 चैप्टर ही है, तो उसमें दोनों करवा दे रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये क्रांतिकारी विचारों की, देखिए ये सारे कवि, इन लोगों का जब कार्य चल रहा था, जिस समय ये लोग अपने साहित्य लेखन में जुड़े हुए थे, उस समय भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, और इसी गुलामी के कारण इनके मन में जो क्रांति का आह्वान था उसका संबोधन वो इस कविता में कर रहे हैं। निराला के द्वारा इस कविता में उस क्रांति का आह्वान, यानी कि कभी भी परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है, और ऐसे में बादल का आह्वान। बादल यूं भी निराला के प्रिय विषयों में रहा है, बादल जो है वो निराला के प्रिय विषयों में रहा है, और यही कारण है कि वो यहाँ बादल का आह्वान कर रहे हैं। देखिए जब आप रस पढ़ें तो रस में वीर रस का स्थायी भाव केवल उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ही है। यदि आप साहस भी लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। आप बहुत साहसी हैं, लेकिन मन में यदि उत्साह का भाव नहीं है तो आप वीर रस की अनुभूति नहीं कर सकते। वीर रस की अनुभूति के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं उत्साह की बहुत अधिक आवश्यकता है, और यही उत्साह हर क्रांति के लिए भी जरूरी है। किसी भी क्रांति के लिए, किसी भी परिवर्तन के लिए बिना उत्साह के ऐसा संभव नहीं है, बिना उत्साह के ये हो नहीं सकता। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ये उत्साह अर्थात बादल को संबोधित करते हुए, और बादल के संबोधन में 2 बातों को ले आ रहे हैं। एक तो कि वो पानी के क्रम में, अर्थात गर्मी का मौसम है, चारों तरफ तपन हो रही है, तो ऐसे तपन के कारण क्या वातावरण बना है उसके लिए एक वो प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा प्रयोग है कि क्रांति के रूप में उसका, कि एक ऐसी क्रांति आए जिससे कि पूरी तरह से समाज में परिवर्तन संभव हो पाए। अब देखिए धाराधर शब्द जो है, प्रारंभ कर रहे हैं धाराधर वो, तो धाराधर शब्द जो है उसका अर्थ होता है बादल। धाराधर का अर्थ होता है बादल। तो यहां पर वो बादल को संबोधित करते हो और कहते हैं बादल गरजो। देखिए गर्जना जो है, बादल को बरसने के लिए नहीं कहते, गरजो यानी गर्जना जो है वो हमेशा जोश भरने का काम करती है। आवाज में देखिए, आवाज जब बहुत धीमी आवाज में कोई वीर रस की भी बात आप करें तो वहां वीर रस की अनुभूति नहीं होगी, तो वो बरसने की जगह पे गरजने का आह्वान करते हैं और कहते हैं घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, यानी चारों तरफ के वातावरण को घेर करके बादल से वो ये आह्वान करते हैं कि तुम बरसो। गरजने के बाद बरसो, ललित ललित काले घुघराले बाल कल्पना कैसे पाले।
यानी बादल जो आसमान में है वो देखिएगा कभी कभी कि आसमान में यदि बादल लगा हुआ है तो कहीं ऐसा लगेगा कि रुई का ढेर है। कभी कभी बादल जो है वो पूरी तरह से जब काले दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि घुघराले बाल। तो यहाँ पर वो उनकी उपमा जो है वो घुघराले बाल से देते हैं कि तुम्हारे जो घुघराले बाल दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है और तुम्हारी जो कल्पना है वो किसी बच्चे की, वहां पे दोनों शब्द को जोड़ दे रहे हैं, दोनों शब्द का दो अर्थ निकाल दे रहे हैं कि तुम्हारी जो कल्पना है वो किसी बालक की कल्पना के समान है, क्योंकि किसी भी बच्चे की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी बच्चे की सोच की कोई सीमा नहीं होती। और ठीक उसी तरह से तुम्हारी कल्पना की, तुम्हारी सोच की भी कोई सीमा नहीं है। बच्चे की कल्पना बहुत विस्तृत होती है और तुम्हारा आसमान की बात है, बादल की बात है, तो निश्चित रूप से उसके अनंत सीमा की कोई चर्चा नहीं की जा सकती कि कहाँ तक बादल दिखाई देगा, ये हम लोगों को भी पता नहीं है। बहुत ही विस्तृत उसका आधार होता है, तो वहां वो बच्चे की कल्पना से, बच्चे के मन के भाव से उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, तुम्हारे हृदय में बिजली जैसी आभा है। विद्युत यानी बिजली, आभा यानी चमक, कांति। तो तुम्हारे हृदय में पूरी तरह से बिजली जैसी आभा है और कवि नवजीवन वाले, तुम कवि के समान, कवि के समान ही नया जीवन देने वाले हो। यानी कि कवि भी अपनी कल्पना में नई नई बातें करता है और तुम्हारे बादल से जो बारिश होगी तो वो लोगों को चारों तरफ से घेर करके बरसने के लिए कहते हैं कि लोगों को वो शीतलता प्रदान करेगा। बादल जब बरसेगा तो वो लोगों को शीतलता प्रदान करेगा। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे हृदय में वज्र जैसी कठोर शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे मन में वज्र जैसी कठोर शक्ति समाई हुई है। तुम अपनी गर्जना से एक नई कविता जैसी शक्ति का संचार करने वाले हो और तुम ऐसा करो। पुनः एक बार देखिए कि उत्साह कविता जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उत्साह में वो बादल का आह्वान करते हैं और ये आह्वान क्रांति के रूप में भी है। बादल उनके प्रिय विषयों में से है और बादल का आह्वान करते हुए वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम इतने जोर से चारों तरफ के वातावरण को घेर करके और बरसो ताकि पूरी तरह से शीतलता ही शीतलता चारों तरफ फैल जाए, क्योंकि तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। तुम एक नई क्रांति को ला सकते हो। यहाँ क्रांति, उत्साह उन्होंने जोड़ा है दूसरे परिप्रेक्ष्य में, लेकिन बादल के बारिश होने से या बादल के बरसने से, उस पानी से जो तृप्ति मिलेगी उससे समस्त वातावरण जो है वो शीतल हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रश्न आ सकता है कि अभी पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न आपका होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो उसमें कविता की एक एक लाइन से कहीं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ही बता पाएंगे। तो इसमें प्रश्न आ सकता है कि कवि ने बादल की तुलना बाल कल्पना से क्यों की, तो अब उसमें कुछ एक दे सकता है, क्योंकि वो तो मल्टीपल चॉइस होगा तो आंसर तो आपको दिया रहेगा, क्योंकि बालक का जो सोच है वो बहुत विस्तृत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यही उसका उत्तर होगा। उसमें जैसे भी कभी कभी होता है कि 3-4 चीजें लिख करके और उत्तर में ये भी होता है कि सभी सही है। बादल को पूरी तरह से घेर करके बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो बादल जब घिरेगा, चारों तरफ के वातावरण में बारिश होगी तो निश्चित रूप से शीतलता आएगी। बादल को कवि ने किसका प्रतीक माना है, तो बादल को कवि ने नव सृजन का, क्रांति का प्रतीक माना है। इसी में एक और छोटी सी ही कविता, दोनों है, एक उत्साह और एक अट नहीं रही,
वो अगले क्लास में अट नहीं रही कविता पढ़ाएंगे। इसको आप पढ़िएगा और जहां भी लगेगा कि कहीं आपको पूछना है तो जो ऑनलाइन क्लास होगा मंडे का उसमें पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।